हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार पर हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी इन सभी के प्रैक्टिस के लिए मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के तहत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इन सभी का रिवीजन करते हैं। इसके पहले हमारे द्वारा अपलोड कुछ वीडियो किए गए हैं, जिसको अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर जा के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक बॉक्स बी को 15% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी के पास 1012 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है, तो ए का क्रय मूल्य है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपका दिया हुआ यहाँ पे ए जो है आपका बी को बेचता है। ए मान लिए ए बी को बेचता है कितना परसेंट लाभ पे, तो 15% लाभ पे। लाभ को हम शॉर्ट फॉर्म में पी लिख दिए। ठीक है, अब बी जो है पुनः सी को बेचता है। सी को कितना में बेचता है, कह रहा है कि बी उसी को सी के पास 1012 रुपये में बेचता है, यानी 1012 रुपये में बेचता है। बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है। तो हमको यहाँ से पूछ रहा है कि ए का CP क्या है, ए का क्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल तौर पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ए का CP हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है। अब धीरे धीरे चलते एक्स का। अब कितना ए है जो बी को कितना बेचा है, 15% लाभ पे। 15% लाभ का मतलब जानते हैं कि 100 रुपये का सामान बेचेगा 115 में, तो 115/100। 10% लाभ कब होगा, जो 100 उसका CP होगा और 110 उसका 100 उसका CP है, 110 उसका SP होगा। तब ऐसी स्थिति में हमको SP निकालना है, तो 110/100 होता चला जाएगा। बराबर ये आपका बेचा 15% लाभ पर बी को, और ये बेचा सी को 10% लाभ पर। तो 10% लाभ पर बेचने के बाद सी को कितना रुपये में मिलता है, तो 1012 रुपये में। यही इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। एक जीरो से देखिए, एक जीरो कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 15 से। ठीक है ना, 11 से इसको काटेंगे, 11 9 99, 9 बार में, और 11 दूनी 22, 23 चौक 92। तो सीधे एक्स का जो वैल्यू निकल के चला आएगा आपका 4 दूनी 8 में 100 का गुना करेंगे 800 रुपया। यानी यहाँ हमको प्राप्त हो गया कि ए का जो क्रय मूल्य है, ए कितना में खरीदा था, 800 में वो खरीदा था। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे आके देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार हुआ। यदि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैच कराएं क्या सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि उसे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता तो किस परसेंट का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। इस तरह के क्वेश्चन का हमने 1-2 सेट में और इसके पहले जो अपलोड किया गया वीडियो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन डाला हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस प्रकार हुआ। किसी वस्तु को 19% हानि, मान लेते हैं ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे आपका CP, यानी इतना रुपये CP में इस पॉइंट पे खरीदा गया CP कुछ रुपया। अब 19% हानि, तो 19% हानि का मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इसको मान लेते हैं ये 19% नीचे चला गया। ठीक है, अब कह रहा है उसके बाद कि 120 रुपये अधिक और बेचता तो 21% का लाभ होता है। लाभ में तो CP से ज़्यादा मूल्य जाएगा, तो ये ऊपर चला गया। ये कितना परसेंट, 21%। तब ऐसे स्थिति में कह रहा है कि क्या रुपये अधिक में बेचता है, तो 120 रुपये अधिक में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ था, यदि कोई पॉइंट मान लीजिए C है, CP यहाँ पे है, 100 रुपये में खरीदा, कुछ भी रुपये में खरीदा, तो इसी स्थिति में 19% हानि में बेचा, तो हानि में बेचेगा तो CP से कम मूल्य होगा, यानी नीचे ये चला गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 21% लाभ पर यदि बेचता है, 1020 रुपये ज़्यादा पर बेचता है तो उसको 21% लाभ होता है। लाभ होता है मतलब CP से ज़्यादा, तो ज़्यादा ऊपर चल गया। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज में कितना परसेंट का अंतर है, तो 21% ऊपर, यानी उधर प्लस में, 19% नीचे, यानी इसके बीच जो होगा कितना परसेंट का अंतर है, तो 40%। जब परसेंटेज में 40% की वृद्धि होती है तब ऐसे स्थिति में रुपया में कई रुपये का वृद्धि होता है, तो 120 रुपये का वृद्धि होता है। ठीक है, तब यहाँ से निकालते हैं 1% में कितना वृद्धि होगा, तो 120 में 40 से भाग करेंगे 3 का। निकालना हमको 100%, तो 100% में कितना का वृद्धि होगा, तो 100 × 3 यानी 300 रुपया का वृद्धि होगा। सॉरी 300 रुपया, 40% बराबर 120 रुपया, तो 1% बराबर 3 और 100% बराबर 300 रुपया, यानी 100% यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा 300 रुपया चला आएगा। अब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यदि इसको सिंपल याद रखना है, यदि किसी वस्तु को बेचने में आपका हानि दिया रहे कितना परसेंट हानि होता है, अब कुछ रुपये ज़्यादा हम बेचते हैं तो 21% का आपका क्या है, लाभ होता है। तो हानि और लाभ इस तरह का क्वेश्चन में यदि कंडीशन दिया रहता है तो सिंपल हम क्या करते हैं, लाभ प्लस हानि दोनों को जोड़ते हैं। लाभ प्लस हानि, तो यहाँ देखिए 19% हानि और 21% लाभ, तो जोड़ने पे 40% आएगा। तो 40% लाभ आ रहा है, ये 40% होगा, जितना रुपया अधिक में बेचेगा उसके बराबर होगा, तो 40% बराबर 120। ठीक है, तो यहाँ से फिर निकालेंगे यदि 1%, तो 1% 3, वही फिर 100% निकालना हमको, तो 100% बराबर 300
ये रुपया चला आएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या क्या है। तो इसको हम लोग दो तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो माना पहला विषम पूर्णांक यदि x माने, ठीक है, तो दूसरा इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद x+2 होगा। जिस कैसे समझे इसको, जैसे मान लेते हैं पहला विषम पूर्णांक यदि 1 है, ठीक है, तो उसके बाद अगला विषम पूर्णांक क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद अगला 5 होगा। तो इसके बीच कितना का अंतर है, तो देख रहे हैं कि 2-2 का अंतर है, हमेशा 2-2 ये बढ़ रहा है लगातार, इसमें +2 हो रहा है। तो यदि कोई भी मानेंगे यदि x है तो अगला हो जाएगा x+2, उसके बाद x+2 में फिर से इसमें 2 बढ़ेगा तो x+2 जोड़ेंगे। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट तरीका है उसको यदि हम देखते हैं तो सिंपल क्या करना है, इसमें 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है, ठीक है, तो हम इसका औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो 133 टोटल, औसत का मतलब जानते हैं कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योगफल 133 दिया हुआ, 133 कुल संख्या कितना है 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 63 हो जाएगा, 7 9 63 यानी 19। औसत चलाया 19। औसत का मतलब होता है मध्य वाली संख्या, बीच वाली संख्या को औसत सिंपल रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटल 7 संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 छोटा छोटा लाइन हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब औसत बीच वाला, तो इसके बीच का कौन सा संख्या होगा, कौन सा लाइन होगा जो बीच में होगा, तो 3 लाइन इधर, 3 लाइन इधर, 3 और 3 6, तो बीच में यही वाला भाई साहब यहाँ पे है, तो ये जो होगा आपका 19 दर्शाएगा, ठीक है। ये वाला जो बीच वाला लाइन है जो आपको कितना दर्शाएगा, 19 दर्शाएगा। अब वो पूछ क्या रहा, न्यूनतम, तो न्यूनतम मतलब इसके पहले जाएंगे तो घटता हुआ जाएगा, इसके बाद जाएंगे तो बढ़ेगा संख्या। न्यूनतम पूछा है तो इधर हमको आने का काम है। तो 19 के पहले वाला संख्या क्या होगा, 17, इसके पहले वाली संख्या 15, इसके पहले वाली संख्या 13, यानी सबसे जो छोटी संख्या होगी, न्यूनतम संख्या क्या होगी, 13, जो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब यही पे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे 19 है, तो 19 के बाद आपको मिलेगा 21, 23 और ये 25, यानी बड़ी महत्तम विषम पूर्णांक संख्या 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार बेस्ट तरीका से करते हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला x मानेंगे, दूसरा x+2 मानेंगे, फिर अगला x+4, और इस तरह से जोड़ते जोड़ते 7 तक हमको ले जाना है। 7 संख्या निकालना है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस प्रकार निकालेंगे और सभी का योगफल 133, और यहाँ से x का वैल्यू आपका पूरी निकल जाएगा। लेकिन जो बेस्ट मेथड है, टाइम जो हमको सेव करना है एग्जाम के टाइम में, तो इसी स्थिति में हमें इन सभी तरीकों का जानना बहुत ही ज़रूरी है, किस प्रकार इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जिससे मेरा टाइम हो सेव हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आप देखिए, ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि किस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना था। यहाँ पे कह रहा है कि 46 वर्ष से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पूर्व मीन्स पहले, पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना था। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, क्या होगी, इसको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देते हैं, किस प्रकार इसका है जो आपका सॉल्यूशन बनता है, निकलता है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष, यानी दोनों को जोड़ने पे एक साथ 46 वर्ष आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे बनाने के लिए, यहाँ से इस 46 वर्ष का अभी उपयोग नहीं, यहाँ चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुनी थी, तो माना, ठीक है, क्या करते हैं, पुत्र की आयु मान लेते हैं। यहाँ पे पुत्र की आयु क्या माने हम, x, पुत्र की आयु x माने, तो पिता की जो आयु होगी, ठीक है, पिता की आयु क्या हो जाएगी, कितना कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 11 गुना थी, तो 11x। अब ये कब का बात है, तो ये 5 वर्ष पहले की बात है, ये 5 वर्ष पूर्व का हिसाब चल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यदि पुत्र की आयु x थी तो पिता की आयु 11x थी। क्वेश्चन कह रहा है ये 5 वर्ष पूर्व, हमको चाहिए वर्तमान, तो अब वर्तमान में बताइए वर्तमान में क्या होगा, तो ये 5 वर्ष पहले था x, तो अभी वर्तमान क्या होगा, x+5। जैसे यदि हम कहते हैं कि किसी कोई राम है जिसका 5 साल पहले का उम्र 10 था, तो अभी कितना एज होगा, तो उसमें 5 जोड़ देंगे, 10 5 15, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ 11x थी पिता की आयु, तो एक वर्तमान में 11x+5, ये हो गया। अब अगला चलते हैं, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये तो आपका वर्तमान निकल आया, पिता का ये है, पुत्र का योग, योग का मतलब योगफल, यानी पिता और पुत्र के दोनों आयु को जोड़िए, यानी पुत्र हो गया और ये पिता आपका हो गया,
पुत्र x प्लस 5 पिता 11x प्लस 5 का योगफल कितना कर रहा है 46 कर रहा है। इसको यदि जोड़ते हैं तो x और यहाँ 11x, 11 और 1 12x, 5 और 5 10 बराबर 46। ठीक है, तो यहाँ से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 12x को अकेला छोड़ेंगे, इसके साथ 10 प्लस में उधर जाएगा आपका -46 - 10 यानी 12x इज इक्वल टू 36 चलाएगा। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 36/12 यानी यहाँ से कैंसिल होगा तो 3 चलाएगा। हमसे क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, पुत्र की आयु क्या होगी। तो यहाँ हम देखते हैं पुत्र की आयु क्या निकाले, तो पुत्र की आयु क्या हो गया, पुत्र की आयु कब का आयु 5 वर्ष बाद, यानी पहले हमको पुत्र का वर्तमान आयु जानना जरूरी है। तो पुत्र की आयु निकालते हैं, पुत्र की आयु कौन सा आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं पहले। तो वर्तमान आयु आपका x प्लस 5 है। ठीक है ना, पुत्र की वर्तमान आयु जो क्या है x प्लस 5 है। x प्लस 5 का मतलब हो गया 3 + 5 यानी 8 साल। ठीक है, x आपका यहाँ 3 है, ये 5 8 साल होगा। तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद सिंपल रूप से क्या करना है आपका, अभी 8 है तो 5 साल बाद 5 साल जोड़ देंगे, 8 5 आपका 13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी कार्य को पूर्ण करने में 98 व्यक्तियों को 24 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को 21 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आपका कल भी बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताएं कि यदि आपका व्यक्ति दिया हो, दिन दिया हो, तो इस प्रकार के एम आपका मैन हो वुमेन हो, कुछ भी व्यक्तियों की संख्या हो, औरतों की संख्या हो, तो इसको हम लोग इक्वेशन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ऊपर में रखते हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या 90m, दिन की संख्या 24। यहाँ पर रहता कि आवर भी रहता है तो आवर को ऊपर में रखते हैं, लेकिन नीचे में क्या रखते हैं, वेज यानी मजदूरी, इतना रुपया कमाता है, इतना मीटर लंबे पुल का निर्माण करता है, 10 कुएँ खोदता है। इस तरह का जो संख्या रहेगा, वस्तुओं की संख्या जो रहेगा, ठीक है, मजदूरी रहता है, तो ये सभी आपका नीचे में लिखा था। ऊपर में आपका मैन, डे, दिन और प्रत्येक दिन कितना कार्य करता है, ये सभी आपका ऊपर में लिखा था। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो उसी कार्य को 21 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्ति होते हैं, यहाँ पे 21 दिन दिया हुआ आपका, कितने व्यक्ति लगेगा, तो मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या x। तो सिंपल हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर आपका 98/24 और ये आपका 21। तो यहाँ से सीधे इसको हम डिवाइड करेंगे, आपका 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 से काटेंगे 14 7 98, 3 से काटेंगे 3 8 24, 14 8 बरियो तल से 112, यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तब 112 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है जो बी नंबर सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हल्का सा उलझाने के लिए क्या दे सकता है, यदि यहाँ पे दे देता इस कार्य को 21 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यदि यहाँ पे अतिरिक्त दे देता क्वेश्चन में आपका, तब 112 सही नहीं होता। पहले से कितना व्यक्ति काम कर रहा था, तो 98, अब 21 दिन में पूरा करने के लिए उसको 112 व्यक्ति चाहिए, पहले से 98 लगा हुआ था, कितना अतिरिक्त, तो इस दोनों का डिफरेंस यानी इतना व्यक्ति की संख्या हमको और बढ़ाना होगा, अतिरिक्त व्यक्ति इतना लाना और होगा, तो यानी ये 14 चलाएगा। यानी इसी स्थिति में 14 आंसर होता। कब, जब यहाँ पे पूछता क्वेश्चन में कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने फालतू अतिरिक्त मीन्स अलावा कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति को काम पे लगाएंगे। तो 98 तो व्यक्ति मेरा पहले से काम पे था, टोटल आया 112 व्यक्ति, तो यानी 112 व्यक्ति पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है, तो 2 इधर होगा 100, 12 2 14, यानी इसको घटाने पर सीधे 14 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कब, जब अतिरिक्त क्वेश्चन कहता तब कि अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कृपया कर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आईडी, इन सभी पर भी इसको शेयर करें। हम आपको जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, बिना किसी इधर उधर की बात किए सीधे क्वेश्चन पे ही चलेंगे, सीधे पढ़ाई के टॉपिक ही चलेगा, यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला जो आते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का वो उसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि एक अभ्यर्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसने पूर्णांक के 25% अंक पाए और 40 अंकों से फेल हुआ, तो अधिकतम अंक है। ठीक है, ये जो अभी आपका समय है रिवीजन करने का समय है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा मैथ आपका उतना स्ट्रांग होगा। यदि आप मैथ जानते भी हैं, जब तक आपका रिवीजन नहीं रहेगा तो इसी स्थिति में आपका सॉल्यूशन जल्दी फास्ट नहीं हो पाएगा।
ठीक है। इसीलिए मैथ का जो भी सब्जेक्ट आपका सॉरी विभिन्न विभिन्न जो टॉपिक है सभी से क्वेश्चन आपको उठा करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसके रिवीजन से आपको फायदा हुआ कि आपका कैलकुलेशन ये सभी मैथ आपको ध्यान में रहेगा। ऐसा यदि क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं कि एक अभ्यर्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। तो अंक प्राप्त करने इसका मतलब क्या, इसका मतलब पहले समझना होगा हमको कि क्यों कह रहा है 33%। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी परीक्षा में पास करने के लिए हमको 33% अंक की आवश्यकता है। विद्यार्थी को 33% अंक यदि वो लाता है तो वह पास हो जाएगा, यानी पास प्रतिशत यहाँ पे 33% दिया हुआ। इसी बात का जो कथन लिखा हुआ यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ 33% अंक प्राप्त करने हैं, मतलब पास होने के लिए उसको 33% अंक चाहिए। उसने पूर्णांक के 25% अंक पाए और 40 अंकों से फेल हो गया, लेकिन बेचारा पढ़ने में थोड़ा होनहार था। कितना परसेंट अंक लाता है, 25% अंक लाता है, ठीक है। लाना चाहिए 33, पास होने के लिए 33% चाहिए, लेकिन होनहार ज़्यादा होने के कारण 25% लाया। होनहार मतलब समझते हैं ना, यहाँ जस्ट है, ठीक है ना। ये आपका 25% अंक प्राप्त करता है। तब कह रहा है इस स्थिति में 40 अंकों से फेल हो गया। बेचारा 25% अंक प्राप्त किया, 40 अंक से फेल हो गया, यानी उसको मेहनत करने की आवश्यकता और है। तो यहाँ पहले समझते हैं, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, अब प्राप्त किया 25% और 40 अंक से फेल हो गया, ठीक है। 40 अंक से फेल हो गया, तो आप बताइए जो 33% चाहिए उसको, तो उससे वह कितना कम लाया, कितना परसेंट कम लाया। तो 33 में से 25 घटाएंगे, कहेंगे 8% कम लाया। यदि 8% लाता तो पास हो जाता, 8% और मेहनत करता तो पास हो जाता। यानी 8% जो कम लाया है, इसी कम के कारण ये फेल हो गया, यानी 8% बराबर 40। तब यहाँ 1% लिखेंगे, तो 1% बराबर 40/8, यानी 8×5 40 हो जाएगा ये, ठीक है। 8×5 40। तो यहाँ 100% का जब वैल्यू निकालेंगे तो 100% जो हो जाएगा 5 × 100, यानी 500, ठीक है। यानी 100% 500 हो गया, यानी परीक्षा का जो अधिकतम अंक था कितना था, यह 500 का अधिकतम अंक था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 500, यानी उसका क्या करा है, अधिकतम अंक कितने हैं, तो 500 अंक है। यदि यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, पास अंक के लिए कितना अंक में यदि प्राप्त करेगा वो पास अंक लाएगा, तो 500 33%, तो सीधे 500 का 33% निकालते, 33/100, 33×5 सीधे 165 हो चला था, यानी 165 अंक लाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा अधिकतम अंक कितने, यानी टोटल कितने अंक का एग्जाम हुआ, तो कितने अंक का एग्जाम हुआ, 500 अंक का एग्जाम हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि 5 tan थीटा बराबर 4, ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा किसके बराबर। तो सिंपल पहले हमको जो क्वेश्चन दिया वो उसको नोट करेंगे, 5 tan थीटा बराबर 4। तब यहाँ से यदि tan थीटा का हम वैल्यू निकालेंगे तो 4/5, 5 tan थीटा बराबर 4 दिया हो, तो tan थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 और ये 5 जो आपका इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा 4/5। अब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो तरीका से देखते हैं हम लोग। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 tan थीटा, तो एक ट्रिगोमेट्रिक ट्रेंगल बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। यदि ये कोण थीटा मानते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे इसका हाइपोटेनस निकाल करके फिर साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह का वैल्यू हम पुट करके भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो इसी स्थिति में ये हाइपोटेनस है, इसका वैल्यू निकालते हैं तो आपका 5×5 25 और 4×4 16, यानी √41 ये चलाएगा। अब √41 तो साइन थीटा, तो साइन थीटा वो लंब बटाकन 4/√41, कॉस थीटा आधा बटाकन तो 5/√41। इस तरह से वैल्यू रख करके हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे निकालते हैं 5 साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब, तो लंब ये है, तो 4/√41 माइनस 3 कॉस थीटा, तो आधार बटा 41। उसी प्रकार नीचे के भी रखेंगे 5 × साइन थीटा, तो 4/√41 होगा। और ये आपका 2 cos थीटा प्लस के साथ है, तो +2 cos थीटा आधार 5 है और कर्ण यहाँ पे 41 है, यानी 5/√41। यहाँ पे तो एलसीएम सीधे √41 हो जाएगा, ये तो 5 और 20, 5 या 15, 20 में से 15 जाएगा, ये 5। उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो √41 हो जाएगा, 5 और 20 और 20 और 10, यहाँ 5 और 20 और 5 दूनी 10, यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे 20 और 10 30, तो √41 से 41 कटेगा तो 5/30 आ जाएगा। सीधे इसका सॉल्यूशन 1/6 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसका दूसरा जो तरीका आपका है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सॉल्यूशन,
ठीक है। किस प्रकार करेंगे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे जो वैल्यू हम निकाल के लाए हैं टेन थीटा में, तो टेन थीटा कब आता है, हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी दोनों आपका न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में यदि कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, दोनों में क्या कर दे, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो इसमें कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो सीधे ये टेन थीटा चलाएगा, और ये कितना चलाएगा, ये 3 चलाएगा, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 5 टेन थीटा प्लस 2 चलाएगा ये, तो टेन थीटा का तो वैल्यू हमको मालूम है, ये आपका 4/5, ये -3, 5 × 4/5 और ये +2, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, आपका 1 बचेगा, और 4 और 2 6 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीक़ा से आपका है जो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका थोड़ा मेथड था, इसके द्वारा सॉल्व करके हम बताया। और दूसरा जो तरीका था कि कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, टेन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जस्ट इसका उल्टा यदि कह दे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा ऊपर में रहेगा और साइन थीटा नीचे में रहेगा। तो ये दो तरीका आपका बताएं, इस तरीका से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपका फर्स्ट तरीका ये हुआ, सेकेंड जो हुआ ये, यहाँ पे टेन दिया हुआ था तो कॉस से डिवाइड कर, कॉस से डिवाइड करने से हमको क्या फायदा मिलता है, साइन बटा कॉस चलाएगा 10, तो टेन थीटा, कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 चलाएगा, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से चला आता है ये। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई कितना बढ़ती है, 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का ऊंचाई 45 डिग्री बदलकर 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई है। अब इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये आपका मीनार है, ठीक है, मीनार है, और इसका यदि आपका सूर्य का जो है, सूर्य आपका यहाँ पे आपका है, तो वैसे स्थिति में इसका उन्नयन कोण क्या कह रहा है, सॉरी, जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है, यानी पहले शुरुआत में ये जो था 45 डिग्री का कोण बना रहा था, अब 45 डिग्री के होकर के कहाँ चला गया है, ये 30 डिग्री पे चला गया, यानी सूर्य यहाँ से होकर के इसके थोड़ा हल्का नीचे चला आया, हल्का सा नीचे, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले सूर्य आपका यहाँ पे हल्का ऊपर में था, 45 डिग्री कोण बना रहा था, अब जब जैसे जैसे नीचे होगा ये, अब बताइए जैसे जैसे नीचे होता चला जाएगा, यानी ज़मीन से ये सटता हुआ चला जाएगा, ये एंगल और छोटा होता हुआ चला जाएगा। इसके यदि जस्ट सामने हो जाएगा तो ये 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ पे आपका 0 डिग्री भी कर सकते हैं, या फिर 180 डिग्री का एंगल पूरी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जो कह रहा था आपका कि यहाँ यदि 45 डिग्री था, 45 डिग्री से ये 30 डिग्री होता है, तब ये जो 10 मीटर की लंबाई क्या होती है, इसकी बढ़ जाती है। तो पहले तो कुछ लंबाई होगा, यदि हम ट्रेंगल का नाम दे दिए ABCD, तो पहले तो इसकी कुछ लंबाई, तो मान लेते हैं लंबाई x, तो ये 45 है, तो हमको यहाँ पे निकालने की आवश्यकता AB की है। तो AB जानते हैं एंगल के सामने वाले साइड्स को हाइट, ठीक है, या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर के नाम जाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर की आवश्यकता है, यानी P/B लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो tan में। तो चलते हैं इन ट्रेंगल ABC, ठीक है ना, आपका सीधे लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर सीधे लंब बटा आधार, तो लंब आपका AB है और आधार आपका BC, तो tan 45 का वैल्यू जानते हैं 1, AB, तो AB हमको मालूम नहीं और BC के जगह पे x, तो यहाँ से AB आपको क्या निकल के आया, x में का गुना करेंगे x, यानी ए वाला भी पोर्शन x होगा। अब टोटल ट्रेंगल चलते हैं बड़े वाले पोर्शन में ABD में, जहाँ 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसका नाम यदि दे देते हैं ट्रेंगल ABD, इसमें चलते हैं तो tan 30 का फार्मूला लगाते हैं, tan 30 डिग्री, तो लंब आपका तो AB हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका B से D, आधार आपका BD बन जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो AB कितना है, x है, और BD कितना है, तो BD देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ कैसे निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ आपका BC x है और ये 10 है, यानी आपका x + 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 में x का गुना करेंगे, √3 में x का गुना करेंगे, √3x बराबर x + 10, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x वाला को एक साइड रखते हैं, यानी बराबर के इस साइड लाते हैं, तो √3x - x = ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालेंगे तो √3 - 1 बराबर 10, तो x बराबर जो होगा 10/√3 - 1। उसके बाद रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन किस प्रकार करेंगे, 10/√3 - 1 है, तो जब नीचे में आपका माइनस में है तो इसको हम इसके जस्ट उल्टा साइन यानी प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ऊपर गुना करेंगे 10√3 + 1, और इसको यदि सॉल्व करते गुना करते, देखिए एक फार्मूला यहाँ बन रहा है a + b a - b, a + b a - b, तो a + b a - b किस में होगा, a² - b², तो √3 का स्क्वायर
ठीक है, -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका होगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे से क्या निकल के आएगा आपका 10 √3 + 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे यानी 5 √3 + 1 है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसका सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे आपको इसलिए ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABD, डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ tan 45 डिग्री है तो 45 डिग्री जब भी रहेगा तो ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है एंगल। राइट एंगल में यदि 90 तो ये 45, और 45 यदि दो कोण है तो इसके सामने वाले दोनों साइड भी आपस में संगत जो साइड है ये बराबर हो गए, ये x होगा तो ये सिंपल x हो जाएगा। जब ये x है तो ये x है, सीधे यहीं से चलते tan 30 डिग्री और x/x+ सीधे शॉर्ट फॉर्म में ये निकल जाता है। ये समझाने के लिए आपको थोड़ा लंबा यहाँ पे गया, नहीं तो इसको आसानी से इसकी निकालने की आवश्यकता नहीं है। सीधे 45, जब ये 45 रहेगा तो ये भी 45, और जब दो एंगल बराबर रहेगा तो दोनों साइड इसके संगत जो साइड है वो भी दोनों आपस में बराबर, x यदि ये 10 रहता तो ये भी 10, कब जब 45 भी होगा तब सीधे आसानी से निकल जाएगा ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समीकरण 4x - y/2 बराबर = 2, 2y - 8x + 4 = 0 के हलों की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार क्या करते हैं तो इसको हम पहले सजाते हैं। तो 4x, ठीक है, ये -y और 2 इधर आपका, इसको हम बराबर किए से लाते हैं -2 = 0। सेम उसी प्रकार तो सबसे पहले हम x वाला को हम शुरू में रखेंगे। तो x वाला आपका माइनस के साथ है तो -8x + 2y + 4 = 0। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को जो होता है, फर्स्ट आपका समीकरण जो है, इसको हम a1x b1/c1 इस तरह फॉर्म में हम मानेंगे। इसको a2x b2y + c2 इसको हम मानेंगे ये। तो यहाँ पे आपका a1 जो यहाँ दिया हुआ है तो a1 बराबर, यानी फर्स्ट इक्वेशन वाला को सब a1 के रूप में हम लिखेंगे। तो a1 बराबर 4, ठीक है, b1 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 है और c1 बराबर -2। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन है, इसमें चलते हैं। इसका जो यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं और इसका जो लिख रहे हैं इसके नीचे लिख रहे हैं। तो a1 बराबर कितना, सॉरी a2 बराबर कितना, ये -8, b2 बराबर कितना है तो ये 2 है, और c2 बराबर कितना, ये 4 है। तो यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला यहाँ पे है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। इस तरह का सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी इस तरह के कंडीशन में यदि तीनों a1/a2 b1/b2 c1/c2, किसी बुक में आपको मिलेगा a b c, उसके बाद ad, ठीक है ना, BECF इस तरह का आपका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, सिंपल समझे, फर्स्ट इक्वेशन को सबको a1 के फॉर्म में लिखे, सेकंड इक्वेशन को a2 के फॉर्म में लिख दिए, a2 b2 c2। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 यदि तीनों बराबर हो तो समीकरण का है जो असीमित, ठीक है ना, या फिर इसको कह सकते हैं अनंत हल होगा। क्या हल होगा, अनंत हल होगा, बहुत सारा इसका हल होगा। दूसरा इसको फॉर्मूला है कि a1/a2, ठीक है, = b1/b2 ≠ c1/c2, यानी ये दोनों बराबर हो लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कब, जब a1/a2 b1/b2 बराबर हो लेकिन तीसरा जो कंडीशन है c1/c2, ठीक है ना, वो बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। अगला जो है a1/a2 b1/b2 b1/b2, यदि इसी दोनों जो आपस में बराबर नहीं होगा तो इस तरह का क्वेश्चन का जो है एक हल प्राप्त होता है, एक हल प्राप्त होगा। अब इसका हम मिलाते हैं, इस इक्वेशन पे बैठाते हैं। तो यहाँ a1 4 है, a2 -8 है, ठीक है ना। इसको उसके बाद देखते हैं तो -1 b1 -1 b2 2 है, उसके बाद -2/4। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8 यानी -1/2। ये तो कैंसिल और नहीं होगा तो सीधे ये लिखेंगे, ये कैंसिल होगा तो 2 से लगाएंगे तो 1, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखिए आपका तीनों आपका बराबर है, तीनों में 1/2 -1/2 -1/2, यानी कौन सा इक्वेशन हमको फॉलो करा, ये फर्स्ट जो आपका है ये इसको फॉलो करा। यानी तीनों आपस में जब बराबर होगा तो असीमित हल होगा, अनंत हल होगा, बहुत सारे हल होगा जिसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में इसका इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा सही होगा। ये जो पॉइंट यहाँ पे 3 लिखा है इसके आपको याद करने की आवश्यकता है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखिए। इस तरह का क्वेश्चन इस थ्योरम से आपका बनता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि a = b² बाई b - a, तो a³ + bq का मान निकालना है। तो आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका a = b² b - a, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना। तो b² में a का गुना करेंगे b²,
अब ए में इस टोटल से गुना होगा, ए इंटू बी माइनस ए, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे ए बी चला आएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानकर यहाँ छोड़ देते हैं। अब इक्वेशन यहाँ क्वेश्चन करा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला आपका होता है। क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए प्लस बी को तो हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हम लोग निकालें पहले, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए बी, तो इसके जगह पे ए बी रखेंगे माइनस ए बी, तो ए प्लस बी का ए प्लस बी और ए बी में से ए बी जाएगा तो बचेगा जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या गुना करेंगे तो इसका जीरो आंसर चला आएगा। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको 2-3 फार्मूला है उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक फार्मूला ये हुआ जो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू जो बराबर होगा किसके, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, और दूसरा जो फार्मूला यहाँ पे देखिए ए क्यू, ठीक है ना, माइनस बी क्यू जो होता है तो ये होगा आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें क्या होता है, ए माइनस बी जब रहेगा तो ये शुरुआत वाला सिर्फ ए माइनस बी होगा, बाकी सब जो है प्लस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फार्मूला आप यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू, तो इसको लिख सकते हैं हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी यहाँ पे माइनस बी क्यू हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको दूसरा फॉर्म में तोड़ करके भी लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। इसका ये फार्मूला होता है, इससे इसका ये निर्माण होता है। उसी प्रकार इसको भी यदि मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे जो आपका 4 को फार्मूला लिखाया गया है उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में रहेगा माइनस 3ab माइनस बी यहाँ पे रहेगा इंटू ए माइनस बी। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।